नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में तीसरे दिन की कार्यवाही जारी और हंगामे में हुई सदन की शुरुआत। विपक्ष की मांग पर सदन की अवधि एक दिन के लिए बढ़ाई गई है। सदन शुरू होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति ने एक दिन बढ़ाने का फैसला लिया। तो प्रश्नकाल में शहरी विकास, आवास, वन एवं पर्यावरण विभागों के प्रश्न पूछे गए। मंत्री मदन कौशिक और मंत्री हरक सिंह रावत के विभागों के प्रश्न आज होंगे और विपक्ष ने सदन में सरकार से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जवाब मांगा है। तो विपक्ष ने समाज कल्याण विभाग का छात्रवृत्ति घोटाले पर चर्चा की मांग की और सदन की पीठ ने मामले को न्यायालय में बताकर चर्चा से इनकार कर दिया। तो बता दें आपको कि विपक्ष ने समाज कल्याण विभाग के छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर चर्चा करने की मांग की, लेकिन सदन की पीठ ने मामले को न्यायालय में बताकर चर्चा से इनकार कर दिया। तो एक दिन के लिए सत्र की अवधि और बढ़ा दी गई है। हंगामे की बता दें आपको कि सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। तीसरे दिन की कार्यवाही सदन में जारी। फ़हीम तन्हा हमारे साथ जुड़े हुए रेजिडेंट एडिटर। फ़हीम, आज तीसरे दिन की जो कार्यवाही वो जारी। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी मैं ये, क्योंकि तीसरे दिन की कार्यवाही में जिस तरीके से कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और ये फैसला अब ले लिया गया है कि एक दिन का वक्त यानी कि एक दिन और बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए सदन की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है जो आज तक थी, और लेकिन अब कल का सत्र भी चलेगा, कल का दिन भी चलेगा और इसमें जो विपक्ष अपने मुद्दे उठा सकेगा, प्रश्नकाल होगा, विधायी कार्य सरकार के पास होंगे, वो भी जाएंगे। इसलिए एक दिन का सत्र बढ़ा है और ये विपक्ष इस तरीके से जीत के रूप में देखा जा रहा है और क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी। बहरहाल अभी जो आज तीसरे दिन की कार्रवाई है वो अभी सदन में चल रही है और इसमें नियम 58 के तहत कुछ विषय रखे थे, जिससे किसानों का मुद्दा था, भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दा था, वो सदन के अंदर उस पर चर्चा हो रही है और अभी कार्रवाई चल रही है। ठीक फ़हीम, जैसे प्रश्नकाल में शहरी विकास, आवास, वन एवं पर्यावरण विभागों के प्रश्नों को लेकर विपक्ष सवाल करेगा, तो फिलहाल जो कार्यवाही चल रही है, क्या कुछ इस वक्त जारी कार्यवाही पे? देखिए अभी गन्ना किसानों के मुद्दे पर स्पीकर ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को एक नसीहत की है कि वो सदन में सरकार जवाब देती है तो अधिकारियों की सूचनाओं पर बहुत कुछ निर्भर करता है, विभाग के अधिकारियों के। ऐसे में सटीक और सही जानकारी उपलब्ध है इसको गंभीरता से लें, क्योंकि गन्ना किसानों के मामले में कल तक किसी भी चीनी मिल का कोई भुगतान बकाया नहीं है, लेकिन आज विपक्ष ने इसको गलत जान पेश किया और कहा कि अभी इकबाल चीनी मिल का मामला है, 10 करोड़ रुपए का भुगतान अभी उसका बकाया है, जिसको लेकर के कल भी बात की गई थी। तो आज फिर जब संसदीय कार्य मंत्री ने ये बात कही कि आज जो जवाब मिला है, आज फिर वही जवाब मिला है, यानी कोई बकाया पैसा नहीं है, तब स्पीकर ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए अधिकारियों को नसीहत दी है। यानी कहीं ना कहीं अधिकारियों के कारण भी सदन में सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है इस मामले में। ठीक, बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर, जहां पर शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने भ्रष्टाचार का मुद्दा खड़ा किया। बता दें कि सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। करण मेहरा ने कहा भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और गन्ना किसानों के भुगतान पर गलत जानकारी देने का भी आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किसानों का मुद्दा खड़ा किया। सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। तो प्रीतम सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में, उन्होंने भी यह आरोप लगाया है कि जो किसानों से वादा किया था सरकार ने वो भी पूरा नहीं किया और साथ ही गन्ना किसानों के भुगतान पर भी गलत जानकारी दी और सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की। आज स्थिति आपके सामने 2017 के विधानसभा चुनाव में क्या नाम है, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों से भी ये वादा किया था कि क्या नाम अगर सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। तो बताएं, संसदीय कार्य मंत्री क्या किसानों का ऋण माफ हुआ? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? क्या किसान सम्मान निधि का सही तरीके से प्रयोग हुआ? तो ये सब चीजें हैं। और दूसरी ओर रोजगार की बात है। अरे हमारे समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसे गाते रहोगे? आपकी सरकार को बने हुए 4.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। आप बताएं आपने क्या
इन पौने 4 वर्षों में नौजवान साथियों को रोजगार दिया? आपने तो कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार मिला? ये हम निश्चित रूप से जो है संसदीय कार्य मंत्री से पूछना चाहते हैं। अब जवाब दे दीजिए, सरकार लिपापोती कर रही है, लेकिन वास्तविकता जो है, जो हमारा बेरोजगार साथी वो जानता है कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन से आगे व्यक्ति ने जो उन पर आरोप लगाए और कुछ बैंक अकाउंट्स दिए थे, उसको लेके पेन ड्राइव हमने विधानसभा में दी थी। उसके आज तक कोई समिति गठित थी उसके परीक्षण के लिए। उसके अलावा हरक सिंह रावत जी के डिपार्टमेंट को लेकर भी हम लोगों को बात करनी है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार ने मुख्यमंत्री वाले केस में कुछ नहीं किया, तो ये सारे गंभीर विषय हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के विधायकों पर, इनके संगठन के बड़े पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगे, लेकिन आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब देहरादून के बड़े पुलिस ऑफिसर ने उस केस को यहाँ से अलग जगह डाइवर्ट किया, तो उस पुलिस अधिकारी का भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि सरकार एक संदेश दे रही है कि चाहे वो प्रशासन का कोई अधिकारी, चाहे पुलिस, चाहे कोई नेतृत्व अगर उनका विरोध करेगी तो उसके खिलाफ ये कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार। पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कई सवाल खड़े किए हैं विपक्ष ने, और साथ ही किसानों को लेकर भी सवाल खड़े किए। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा कि गन्ना किसानों को भुगतान पूरी तरीके से नहीं किया गया है। जो यहां पर वादे किए गए थे किसानों से, वो भी पूरे नहीं किए हैं। सरकार पूरी तरह से फेल रही है। भ्रष्टाचार को कम करने में, अफसरों पर कार्रवाई करने में, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने में जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं, और साथ ही किसानों को भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया। हालांकि आपको बता दें, जिस तरीके से विपक्ष की मांग थी एक दिन सत्र को बढ़ाने की, तो एक दिन सत्र को बढ़ा दिया गया है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेसी विधायक उत्तराखंड के परंपरागत अनाज और फलों को हाथों में लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने सरकार से पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की मांग की। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष करण बेहरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद प्रदेश में कोई भी नेता पहाड़ के पारंपरिक अनाज और फलों को लेकर संवेदनशील नहीं है। पहाड़ के किसान पलायन की कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पारंपरिक अनाज का कोई बेहतर दाम नहीं मिल रहा है। देश में इस समय किसान आंदोलन है और हमारा पर्वतीय राज्य है। हमारे यहाँ माल्टा खेतों में सड़ रहा है, सड़कें नहीं हैं, उनको लाने की कोई साधन नहीं है, सरकार कोई समर्थन मूल्य नहीं दे रही है, ना ही माल्टे की खरीद के लिए कुछ काम कर रही है। झुंगरा है हमारा, झुंगोरे के साथ साथ मडुआ है। इन विषयों पे हरीश रावत जी के बाद सरकार ने बिल्कुल मौन साध लिया है। इन विषय में कोई बात नहीं होती। आखिर पर्वतीय राज्य जो हमने मांगा था वो इसी चीज़ के लिए मांगा था कि हमारा काश्तकार, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार प्राप्त करे और हमारे कृषि उत्पादों को भी कहीं ना कहीं समर्थन मिले, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मारा। इसीलिए आज हम लोग माल्टे और ये जो धान है उसको लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। फ़हीम तना रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ़हीम, सबसे पहला सवाल तो यही कि तीसरे दिन विपक्ष ने खूब घेरने की कोशिश की है सरकार को, और ना सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बल्कि किसानों को लेकर जिस तरीके इस वक्त देश में भी आंदोलन है, और उसका असर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार को भी पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की है शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने किसानों के कई मुद्दों को लेकर। देखिए, विपक्ष किसी भी तौर पर किसानों के इस मुद्दे को लेकर के हल्के रहने के मूड में नहीं है। और चूंकि विधानसभा का सत्र है और विधानसभा का सत्र एक सबसे बड़ा मौका होता है जब विपक्ष सरकार को घेरने के हर संभव कोशिश करता है, और वो कोशिश चूंकि हर एक्टिविटी वो रिकॉर्ड में आती है, तो लिहाजा सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। आज किसानों के मुद्दे को लेकर के अंदर बात की, तो बाहर सदन से शुरू होते ही जब विधायक पहुंचे कांग्रेस के, तो हम देख रहे हैं कि हाथों में वो स्थानीय अनाज और माल्टा जो फ्रूट है जो स्थानीय, उनकी मार्केटिंग, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, किसानों की स्थिति, तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष पहुंचा। तो जिस तरह की गहमा गहमी हम देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सदन के बाहर, ये कल भी रही जब गन्ना लेकर के विपक्ष के लोग पहुंचे थे, और आज जब यहाँ अनाज कट्टे में भरकर और फ्रूट लेकर के पहुंचे हैं, तो लिहाजा ये एक मैसेज देने की कोशिश है। और इसको अगर हम इस तरह से भी देख लें कि ये अब चुनावी वर्ष शुरू हो रहा है उत्तराखंड में 2021 का, क्योंकि 22 में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पे अपनी इस छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो आने वाले चुनाव में उसको फायदे की नजर से देख रही है। तो बहरहाल अभी मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये हर सवाल का जवाब दे रही है, और
संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर के त्रिवेंद्र सरकार की जो पॉलिसी है वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तमाम लोगों पर तमाम मामलों में कार्रवाइयां हुई हैं और आगे भी होंगी, लिहाजा कांग्रेस को नैतिक तौर पर भ्रष्टाचार के मामले को उठाने का हक नहीं है। ठीक फहीम, लेकिन हालांकि शीतकालीन सत्र में विपक्ष तो पूरी तैयारी के साथ उतरा है और तमाम मुद्दों पर जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार की कितनी तैयारी, किस तरीके से विपक्ष को शांत कराने की कोशिश किस तरह से की जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, सदन में सरकार हर सवाल का जवाब दे रही है और उसमें जवाब से संतुष्ट कितना विपक्ष होता है ये अलग बात होती है, क्योंकि वो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की बात है। लेकिन सरकार उसमें पूर्ण जवाब दे रही है। एक विषय जरूर आया था, जैसे हमने बताया कि गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर के, अन्यथा जो जवाब है सरकार अपने दे रही है और विपक्ष को शांत करने की, संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। और जो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की मांग की जा रही थी, उसको लेकर कहा जा रहा था कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार लगातार कहती रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, ऐसे में विफल रही है, विपक्ष ने यह आरोप लगाया। सरकार का क्या जवाब? देखिए, विपक्ष ने आज मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर के कुछ बात कही, जिसमें समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति का एक घोटाला प्रमुख तौर पर था। उसमें चूंकि न्यायालय में लंबित है मामला और इसमें कार्रवाई जो एसटीएफ कार्रवाई कर रही है लगातार, इसमें दर्जन भर से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो पीठ ने भी इस बात को कहा कि जो न्यायालय में लंबित मामला है उसकी विधानसभा पे या किसी और स्तर पर चर्चा, डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि न्यायालय के अधीन होता है मामला। तो लिहाजा एक बात, लेकिन सरकार ने फिर भी उसमें जवाब दिया है कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां भी और आगे भी होंगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना था कि उसमें हीला हवाली हो रही है और उस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। बहरहाल इस पर डिबेट आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, तो स्पीकर ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार काम कर रही है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो सकती। ठीक फहीम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर, जहां पर बीजेपी विधायक पूरन फर्त्याल ने हाईवे निर्माण में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है। लोहाघाट क्षेत्र में नेशनल हाईवे के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। हाईवे निर्माण में गड़बड़ी को लेकर पूरन फर्त्याल ने जताई नाराजगी। सरकार ने मामले की जांच कराई थी, लेकिन जांच का कुछ अता पता ही नहीं है, फर्त्याल का कहना। तो पूरन फर्त्याल ने हाईवे निर्माण में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और हाईवे निर्माण में गड़बड़ी को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। तो बीजेपी विधायक पूरन फर्त्याल ने हाईवे निर्माण में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाते हुए कहा, लोहाघाट क्षेत्र में नेशनल हाईवे के निर्माण में गड़बड़ी का जो आरोप लगाया गया था, हाईवे निर्माण में गड़बड़ी को लेकर पूरन फर्त्याल ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि जांच तो कराई, लेकिन कुछ अभी तक अता पता ही नहीं जांच का। और शायद वो जांच मार्च तक, फिर विधानसभा सेशन तक नहीं बैठी, तो ये लंबा खींचते जा रहे हैं। तो मैं फिर इस मामले को उठाऊंगा, जांच करके तथ्य डीपीआर की जो टिंग के पूरी डीपीआर की जांच, डीपीआर फर्जी बनी है और वहाँ के जो क्रॉस सेक्शन है वो नहीं है और 3 गुना 4 गुना उसका एरिया दिखाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वही जांच मैं मांग कर रहा हूँ कि जांच हो और इसमें वास्तविक तथ्य, जिनने भी घपला कर रखा है कर्मचारियों ने, उनके मिली भगत, और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। और एस्टिमेट ज़्यादा बनाया है तो उनके वसूली की भी मैं डिमांड ये कर रहा हूँ और ये मेरी मांग आगे तक लड़ते रहूँगा मैं जब तक इसकी जांच नहीं बैठेगी। और दावा ये कर रहा हूँ कि अगर जो मैंने आरोप लगाए हैं कि इसकी डीपीआर गलत बनी है, कटिंग 20-25 करोड़ की जगह 82 करोड़ की बनाई है, अगर ये सत्य नहीं पाया जाएगा जांच के बाद, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये भी मैं घोषणा, मैं किसी में एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रहा हूँ, तो जनता के सामने लाऊंगा। उत्तराखंड के शहरी विकास आवास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार के ऋषिकुल के न्यू कॉलोनी पहुंचकर 11 वर्षीय मासूम के परिजनों को सांत्वना और ढांढस बंधाया और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश एसएसपी को दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से की जाएगी और दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने एसएसपी को निर्देश दिए कि आपको जितनी भी टीमें लगानी पड़े, अपराधी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए और किसी को भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराधी की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। घटना के बाद से लगातार डीजीपी और एसएसपी को मैं बातचीत कर रहा था। मेरे सारे
कार्यकर्ताओं से। और इस घटना के बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी बड़े अंदर शोक हैं। आज मैंने डीजीपी से भी बातचीत की हाउस के बाद और एसएसपी से भी की है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ये पूरी ताकत के साथ खड़े कि जब तक उसको फांसी नहीं हो जाती, क्योंकि वो फांसी का ही हकदार है जिसने इस प्रकार का कार्य किया है। इसलिए फांसी तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे जब तक उसको फांसी नहीं होगी। और जो उसके साथ दूसरा उसका साथी है, उसके लिए हमने कहा किसी भी रूप में आप कितनी भी टीम बनाइए, आवश्यकता पड़ेगी आपको और पुलिस फोर्स की आवश्यकता, वो भी उपलब्धता हम लोग कराएंगे, लेकिन उसको भी लाकर और उसी प्रकार से उसको भी सलाखों के पीछे। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजधानी देहरादून में नए साल का जश्न नहीं मना पाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी पार्टियों पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये कार्रवाई होगी। और बता दें कि इस बार अगर न्यू ईयर पे प्लान करने का सोच रहे हैं कि उत्तराखंड जाएंगे और वहां जाकर पार्टी करेंगे, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करेंगे, तो ये जो सोच है, ये जो प्लान है, इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि इस बार जिला प्रशासन ने सभी पार्टियों पर रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। देहरादून में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो डीएम साहब के निर्देश आए हैं उसके क्रम में 25 दिसंबर यानी क्रिसमस, 31 और 1 जो नए साल के कार्यक्रम है उसके अनुरूप ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी होटल या कहीं बड़े उस तरह से कोई कार्यक्रम जो है वो आयोजित नहीं होंगे। यदि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है तो उसमें आपदा प्रबंधन के जो हमारा अधिनियम है और आईपीसी की जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 611 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 87,376 कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। कोरोना से अब तक 79,341 मरीज ऐसे हैं जो कि कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में 5,512 कोरोना के एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में अब तक 1439 मरीजों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो पिछले 24 घंटे में 611 कोरोना के नए केस, 87,376 कोरोना का आंकड़ा अब उत्तराखंड में पहुंचा। तो वहीं हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी में नाबालिग बच्ची के साथ हुए जघन्य हत्याकांड में मकान मालिक और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। उसको लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड में शामिल अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। बीजेपी जिला महामंत्री विकास तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी के पार्षद महिला मोर्चा की सदस्य और मंडल अध्यक्षों के साथ हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। जिला महामंत्री विकास तिवारी का कहना है कि इस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मकान मालिक और उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे हरिद्वार वासियों में रोष है। उन्होंने मांग की है कि अगर 2 दिन के अंदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तो बीजेपी देहरादून जाकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और शहरी विकास मंत्री से मिलकर प्रदर्शन करेगी। मंडल ने अपने सभी पार्षदों के साथ हमारी महिला मोर्चे की महामंत्री और सभी हमारे मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में यहाँ एसएसपी महोदय को ज्ञापन दिया है और एक जघन्य नाबालिग बच्ची के साथ जो एक हत्याकांड हुआ है उसकी जांच की मांग को लेकर के जो मकान है जहां उसकी डेड बॉडी मिली है उसके जो मकान स्वामी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है और हमने मांग की है कि 2 दिन के अंदर यदि उस मकान स्वामी की और अन्य जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी देहरादून जाकर के अभी विधानसभा जो चल रही है उसकी मध्यावधि में ही माननीय शहरी विकास मंत्री से, माननीय डीजीपी महोदय से और प्रदेश के गृह सचिव महोदय से मिलेगी और इस जो मुख्य आरोपी जो सब लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जो इसमें दूसरा नामित मुलजिम है उसका शीघ्र गिरफ्तारी को मांग कर रखा है। जो इसमें जो हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं तो वो चीज़ उनको हमने अवगत करा दिया। हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बात को अवगत करा दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 इंडिया।